हाय दोस्तों, देव क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या होता है या रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया का या रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। इससे पहले आप लोगों को हम बता दिए हैं दोस्तों कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। कल आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ उसकी इंपॉर्टेंस हमको मिलती है कि नहीं मिलती है। हम कहते हैं कि भैया ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लिया जाए कोई अगर हमारे जीवन में आया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि बहुत ही हमारे लिए लकी है। ठीक है ना, वही इंपॉर्टेंस होती है उसकी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के महत्व के बारे में कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। ठीक है, तो आप हेडिंग बना लीजिएगा, रासायनिक समीकरण का महत्व। हेडिंग बनाइए, रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक है दोस्तों, रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। तो इसको रासायनिक समीकरण का निम्नलिखित महत्व है। इस रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए हम लोगों को बहुत सारी क्या होती है उपलब्धियां प्राप्त होती है, लेकिन उनको प्राप्त करने से पहले कुछ ना कुछ उसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर मान लिया जाए कोई भी केमिकल अगर हम मिला देते हैं तो एक दूसरे प्रकार का यानी कि दो अभिकारकों को मिलाया जाता है या दो क्रियाकारकों को मिलाया जाता है तो एक प्रकार का आपका उत्पाद कल बन रहा था। तो हम एक क्रियात्मक रूप में हम लोग कुछ निश्चित अनुपात में क्या कर रहे थे, उस पदार्थ को ले रहे थे, उस क्रियाकारक को ले रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब उन दोनों को मिलाने के बाद तीसरा तत्व हमारा क्या बन रहा है या तीसरा यौगिक हमारा क्या बन रहा है, इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन आज करना है। उसकी क्या महत्व है उसके बारे में आज अध्ययन करना है। तो आप लोग पहला पॉइंट आप नोट करिए। अब नोट करिए, यहां पर पहला पॉइंट है आपका कि कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में तो यहां पर नोट किया है पहला पॉइंट कि कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के बारे में जानकारी देता है। आप लोगों को यहाँ पर दो शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, अभिकारक और अभिक्रिया क्या है। ठीक है ना, अभिकारक क्या है और अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो हम आप लोगों से बता दें दोस्तों, यहाँ पर H2 की क्रिया हम जब O2 से कराते हैं तो H2O बनता है। संतुलन की स्थिति में अभी मत जाइएगा भैया आप, ठीक है ना, अभी संतुलित यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में। अभी आप लोगों को हम केवल समीकरण के बारे में समझा रहे हैं। संतुलित करने के लिए कल आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर तो कोई दिक्कत उसमें होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए, जब यहाँ पर हम हाइड्रोजन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, इन दोनों की क्रिया आपस में कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जल बन जाता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जिस चीज को हम ले रहे हैं उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों हमें। ठीक है ना, कि कौन सा हम पदार्थ ले रहे हैं या कौन सा तत्व ले रहे हैं या कौन सा यौगिक ले रहे हैं, उसके नाम हमको याद रखना होगा। ठीक है ना, उसका नाम क्या होता है उसको हमें बहुत ही जरूरी से याद करना होगा, नहीं तो रिएक्शन हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यौगिक का नाम ही नहीं लिख पाएंगे तो रिएक्शन कहां से करेंगे। तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि अभिकारक, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होंगे, अभिकारक होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होंगे, अभिकारक होंगे। और जब इनकी क्रिया कराई जा रही है, जब इनकी यहां पर अभिक्रिया हो रही है, क्या हो रही है दोस्तों, अभिक्रिया हो रही है, तो अभिक्रिया के दौरान ये एरो जो है ना, यही अभिक्रिया करा रहा है और करा करके बता रहा है कि
ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को मिलाया गया भैया, तो जल बंध का निर्माण हो गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ये इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। और जब यही दोनों तत्व एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जब दोनों पदार्थ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जब दोनों यौगिक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो उसे जुड़ने की क्रिया को हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? क्रिया और अभिक्रिया हम लोग लिखते हैं दोस्तों, तो क्रिया तुरंत की जाती है, लेकिन अभिक्रिया कुछ देर बाद होती है। आपसे कोई पूछ दे कि क्रिया में और अभिक्रिया में क्या अंतर है, क्रिया में और अभिक्रिया में क्या अंतर है, तो आप क्या बताओगे? आपके दिमाग में चल रहा होगा दोस्तों। देखिए, अभी आप लोगों को हम बताएं कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी ये बताइए कि इसको हम क्रिया नहीं लिख सकते हैं, क्यों अभिक्रिया ही लिखते हैं? तो दोस्तों, आप लोगों से हम बता दें कि क्रिया में और अभिक्रिया में बहुत अंतर होता है। क्रिया, हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसका तुरंत परिणाम मिल जाता है, परिणाम जो है उसका तुरंत मिल जाता है, तो वो हम लोग क्रिया करते हैं वहां पर। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, बल का जो है कि न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया और प्रतिक्रिया। एक झापड़ किसी को मारो, दूसरा वाला खींच दिया आपको भी, वो तुरंत क्रिया और प्रतिक्रिया हो गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभिक्रिया, उसी क्रिया के आगे अभी जुट गया, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा क्या होता है, एक इनके लिए समस्या क्रिएट करता है। किनके लिए? तो क्रिया के लिए। ठीक है ना? अभिक्रिया कहता है भैया कि दो शब्दों को मिला करके बनने से तीसरा शब्द का निर्माण होता है। ठीक है? जैसे क और ख मिलाते हैं हम लोग तो कख बन जाता है। उसी तरह से या खग लिखते हैं हम लोग, खग माने पक्षी होता है ना, तो ख और ग लिखते हैं तो जाकर के एक शब्द का निर्माण होता है, खग हम बोलते हैं उसको, पक्षी बोल देते हैं। ठीक है? उसी तरह से यहाँ पर अभिक्रिया में जब हम लोग कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, तत्व ले लेते हैं या यौगिक ले लेते हैं, तो उनकी क्रिया जब हम कराते हैं तो वो धीरे धीरे होती है और वही अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है? उसी को हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया आपका जल। ठीक है दोस्तों, तो इसके बनने के बारे में, ये पूरा प्रोडक्ट आपका जब बना है, इसी के बारे में हम लोगों को पहले पॉइंट के अंतर्गत जानकारी मिलता है कि इस चीज को मिलाते हैं तो ये चीज हमको प्राप्त होता है। ठीक है ना? या अभिकारकों से ये उत्पाद हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आप लोगों को हम बताते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ठीक है, दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणु के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ये बताइए कि हम लोगों को तो अभिकारक समझा दिए आप, ठीक है ना, उत्पाद समझा दिए आप, अणु और परमाणु आप लोग जानते ही हैं। ठीक है सर, हम लोगों के सामने इस पूरे वाक्य के अंदर एक नया शब्द आ रहा है जिसको संगठन लिखा गया है। संगठन का मतलब आप लोगों को हम बता दें दोस्तों, तो संगठन का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या होता है दोस्तों? इकट्ठा करना। ठीक है, देखिए छोटी छोटी कणों से मिल करके एक बड़े पिंड का हम निर्माण करते हैं। ठीक है ना? यह निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे कणों से मिल करके एक बड़े पिंड का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो बड़े पिंड का एक निर्माण होता है दोस्तों। तो संगठन का मतलब आपको समझ में आ गया ना? देखिए संगठन का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए कि चावल है और उस चावल को बहुत दूर दूर हम छींट दिए हैं, ठीक है, और उन सबको हम क्या करते हैं? इकट्ठा करके, और इकट्ठा करने के बाद उसको जब हम पीस देते हैं, पीस करके और क्या करते हैं? पानी मिला करके उसको गुत्था बनाते हैं, तो इतना बड़ा सा एक गुत्था बन जाता है। या फिर धूल के जो कण हैं, उन धूल के कणों को हम लोग क्या करते हैं? पानी मिला करके और उसको गुत्था बना देते हैं, बड़े बड़े गुत्थे के रूप में बन जाते हैं। तो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है ना? उन्हीं को इकट्ठा करने के क्रिया को हम संगठन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। संगठन का मतलब है तो छोटे छोटे कणों को इकट्ठा करना। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से यहाँ पर तो कण है नहीं भैया, यहाँ पर कण नहीं है ना, यहाँ पर हमको किसी
तत्व के बारे में अध्ययन करना है या किसी पदार्थ के बारे में अध्ययन करना है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कि नाइट्रोजन की क्रिया यदि हम लोग किससे करा देते हैं तो ऑक्सीजन से करा देते हैं। क्या करा देते हैं दोस्तों? तो नाइट्रोजन की क्रिया, नाइट्रोजन अणु की ऑक्सीजन अणु से क्रिया करा देते हैं जब हम लोग, तो यहाँ पर क्या बन जाता है भैया? नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है ना? अब यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका बन गया दोस्तों, तो देखिए ये एक प्रकार का अणु हो गया, ये एक प्रकार का अणु हो गया। ठीक है ना? यहाँ पर इन दोनों को जब हम लोग मिला दिए हैं तब यहाँ पर क्या बन गया है आपका? एक प्रकार का यौगिक बन गया, यानी कि छोटे छोटे ये कण है, एक तरह से आप मान लीजिए तो ये छोटे छोटे क्या है? कण है। और जब इन दोनों छोटे छोटे कणों को मिलाए हैं तो यहाँ पर एक बड़ा हमारा अणु का निर्माण हो गया है। ठीक है ना? तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संघटन कहते हैं। अब समझ में आया दोस्तों संघटन क्या होता है? ठीक है, अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तीसरे पॉइंट के बारे में बताएंगे कि तीसरा पॉइंट आपका क्या है। हम चलते हैं तो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इससे अणुओं की संख्याओं एवं द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात का भी पता चलता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी यहाँ पर आपेक्षिक अनुपात क्या है? आ रहा है दिमाग में ना कि सर जी यहाँ पर आपेक्षिक अनुपात क्या है? तो आप लोगों से हम बता दें दोस्तों कि आपेक्षिक अनुपात का मतलब होता है कि जिसकी हम इच्छा करते हैं और वो हमको मिल जाता है। ठीक है ना? अगर कहीं हम जा रहे हैं, क्या कहते हैं कि रेस्टोरेंट में घूमने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, और वहां पर जाते हैं और हमारे मनपसंद जो भी भोजन वहां पर बना हुआ है अगर वो मिल गया तो वो निश्चित अनुपात में ही ना खाओगे भैया। ऐसा नहीं ना है कि पूरा एकदम पेट भर के खा लोगे कि पेट फट जाए, ऐसा नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग वहाँ पर एक निश्चित अनुपात में उस भोजन को ग्रहण करते हैं और हमारा मन खुश हो जाता है। चाहे आप कोई भी चीज़ दिल से चाहते हो, ठीक है, और वो अगर आपको मिल जाए वही आपकी आपेक्षिक अनुपात हो जाती है। ठीक है दोस्तों, लिमिट मात्रा में कोई भी चीज़ अगर आपको ग्रहण हो जाए तो उसको हम लोग आपेक्षिक अनुपात कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसी को आपेक्षिक अनुपात हम कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का घोल बनाते हैं, अब 1 लीटर पानी में ये बताइए कि 2 किलो चीनी डाल देंगे तो उसका घोल बन पाएगा? सही ढंग से नहीं बनेगा, सांद्र हो जाएगा। वो सांद्र मतलब गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को अगर रस पीना है तो 1 किलो चीनी में क्या करेंगे? लगभग हम लोगों को 2 से 2.5-3 लीटर पानी मिलाएंगे, तब जाकर के थोड़ा सा गाढ़ा वो सांद्र विलयन बन जाएगा और उसको हम लोग पी सकते हैं, या फिर पानी मिला करके और उसको पतला कर सकते हैं। ठीक है ना? तनु कर सकते हैं, तब जाकर के उसको हम ग्रहण करेंगे। आपेक्षिक अनुपात समझ में आ गया ना दोस्तों कि आपेक्षिक अनुपात क्या होता है? आया कि नहीं आया? आया ना? आपेक्षिक अनुपात का मतलब होता है कि जिसकी इच्छा हम कर रहे हैं वो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए, वही अपेक्षिक अनुपात होता है किसी निश्चित मात्रा में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इससे अणुओं की संख्याओं एवं द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात का भी पता चलता है। संख्या बात करते हैं हम हाइड्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है ना? अगर हम मान लीजिए मैग्नीशियम, कहोगे सर जी बार बार हाइड्रोजन कर रहे हैं, ले भैया मैग्नीशियम ले लिए हैं। ठीक है ना? अगर हम मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम एक भाग में, अगर यहाँ पर 2 लगा देते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 2 भाग में हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अगर यहाँ पर हम केवल ऑक्सीजन ले लेते हैं भैया, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 के अनुपात में है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2 संबंध 1 हो जाएगा यहाँ पर। या फिर कोई अगर यौगिक हम ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं भैया, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा? 2 संबंध, ऑक्सीजन हमारा 1 है तो 2 संबंध 1 के अनुपात में हो जाएगा। एक निश्चित रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं? आपेक्षिक अनुपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? आपेक्षिक अनुपात कहते हैं। तो ये पॉइंट आपका पता चल गया। अब चौथे पॉइंट के बारे में आप लोगों को बताया है कि रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की प्रकृति का भी पता चलता है कि कोई भी हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो किस प्रकृति का है। ठीक है दोस्तों, प्रकृति का मतलब क्या है आप लोग बताइए। देखिए, प्रकृति का जो मतलब होता है कि किस कैटेगरी में वो आपकी अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रियाएं बहुत सारे प्रकार की होती है,
ठीक है दोस्तों, अभिक्रियाएं बहुत से प्रकार की होती है, उसको आगे आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे अभिक्रिया हम कराते हैं, ठीक है ना। उसमें अशोषी अभिक्रिया होती है, उसमें क्षेपी अभिक्रिया होती है, अन्य वगैरह वगैरह बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है, उसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है ना। तो उसी की जो उस अभिक्रियाएं होती है उसकी प्रकृति के बारे में भी हम लोगों को पता चलता है कि किस कैटेगरी का ये अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है ना, किस कैटेगरी का अभिक्रिया ये हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को पांचवा पॉइंट हम बताएंगे, तो ये आपका है पांचवा पॉइंट, ठीक है। अब इस पांचवें पॉइंट के अंतर्गत हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित का मतलब नया, ठीक है दोस्तों, नए पदार्थों को हम मिलाते हैं, ठीक है ना। अप्रयुक्त मतलब किया गया, ठीक है, प्रयुक्त मतलब किया गया, नए अगर कोई पदार्थों को प्रयुक्त किया जाता है तो गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात हो जाते हैं, ठीक है ना। गैसीय पदार्थों का आयतन हमें ज्ञात हो जाता है। अगर मान लिया जाए दोस्तों कि हम लोग 1 मोल कोई गैस ले लेते हैं और उसको हम लोग टेम्परेचर दे देते हैं, गैस ले लिए भैया 1 मोल, तो उसका आयतन भी क्या हुआ, एक हो गया, ठीक है ना। जब उसको हम टेम्परेचर देते हैं दोस्तों तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जब उसका आयतन बढ़ा दोस्तों तो ये बताइए कि उसमें कुछ हम नया किए ना, नया किए कि नहीं किए। जब हम टेम्परेचर को प्रयुक्त उसमें किए तो उस गैस का आयतन क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया, ठीक है। तो ये आपका पांचवा पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। पांचवें पॉइंट के अंतर्गत हम लोग गैसीय पदार्थों के आयतन के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। निर्मित माने नया, ठीक है ना, प्रयुक्त माने किया गया, प्रयुक्त किया गया, नया कोई अगर हम इसमें अलग से पदार्थ मिला देते हैं तो वही निर्मित होता है और प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना, किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पांचों पॉइंट हम पढ़ा दिए हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को, अगला टॉपिक हम कल आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे हमारे द्वारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे, ठीक है दोस्तों। अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो चीजें समझ में नहीं आ रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।